गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं भाई आप लोग बढ़िया हैं। और फ्रेंड्स आप लोगों की तैयारी मेरे भाई बहुत जानदार तरीके से चल भी रहा होगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को जैसा कि पता है कि हम आप लोगों के लिए लुसेंट और एनसीईआरटी के डेली इस चैनल के माध्यम से प्रश्न निचोड़ कराते हैं, जो मेरे साथियों लुसेंट और एनसीईआरटी का होता है। तो ये साथियों याद रख लीजिएगा आप लोग कि लुसेंट और एनसीईआरटी के जो प्रश्न होते हैं हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वह एसएससी की बात करें या चाहे रेलवे की बात करें या स्टेट गवर्नमेंट जो होते हैं उनके द्वारा भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। वो सारी जो प्रश्न होते हैं लुसेंट और एनसीईआरटी बेस के आधार पर ही पूछे जाते हैं। तो मेरे साथियों आप लोग इस चैनल से जुड़िए और आप लोग के लिए डेली ये चैनल के माध्यम से हम प्रैक्टिस करा रहे हैं रिकॉर्डेड क्लास में, और एक मेरे भाई लाइव क्लास चलती है जो 7 PM में चलती है। आप लोग भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो साथियों आप लोग इस क्लास को ज्वाइन कीजिए क्योंकि आप लोग का सारा कुछ जो है कंप्लीट हो जाएगा जीके जीएस का। और मेरे भाई आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। टेलीग्राम चैनल को आप लोग अवश्य ज्वाइन करके रखिए क्योंकि फ्रेंड्स वहां पे क्विज भी स्टार्टिंग होती है। अगर आपका कुछ भी डाउट रहता है, कोई भी मैथ होता है या रीजनिंग होता है, आप वहां पे प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका आंसर तुरंत मिल जाता है। तो ये आपके लिए सब कुछ सुविधा है भाई। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक ना। तो आइए हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं। मिक्स कंटेंट होता है भाई और प्रैक्टिस सेट हम लोगों का 23 है। क्लास हम लोगों का 121वां नंबर क्लास है। तो आइए हम लोग अपने फटाफट अंदाज में जो है प्रश्नों को करते हैं। देखते हैं क्लास का पहला प्रश्न। यहाँ पे फ्रेंड्स पहला प्रश्न दिया गया है कि अखिल भारतीय खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब किया गया था। देखिए कितना प्यारा सा कितना सुंदर सा प्रश्न है और इसी टाइप के प्रश्न मेरे भाई एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सारा कुछ आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि अखिल भारतीय खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब किया गया था। तो 1949 में किया गया था, 1949 में किया गया था। सॉरी फ्रेंड्स, 1954 में किया गया था। यहाँ पे जो सी ऑप्शन में दिया गया है ना, इसे हम लोग सही कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भाई आप लोग बी ऑप्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन कर लीजिएगा। तो क्रिएट करने में जो है भाई गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग डेट को याद तो रखिएगा ना, सबसे मेन तो यही है ना कि अखिल भारतीय खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुआ था, 1954 में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरे भाई यहाँ पे बी ऑप्शन को आप लोग क्रिएट कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे भाई इंग्लिश में सब कुछ सही रहता है ना कि व्हेन वाई दी ऑल इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड एस्टेब्लिश। तो यहाँ पे 1954 को सही करिएगा ना, 1954 सही जाएगा। अगला फ्रेंड्स बात करेंगे जो नेक्स्ट प्रश्न है सेकंड नंबर कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बहुत शानदार सा प्रश्न है, बहुत मस्त प्रश्न है कि म्यांमार के साथ इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो सीमा को साझा नहीं करता है। अगर फ्रेंड्स मणिपुर की बात करें और यहाँ पे भाई नागालैंड मिजोरम की बात करेंगे तो ये सही जाएगा। लेकिन मेरे भाई अगर मेघालय की बात करेंगे ना, मेघालय जो होगा साथियों मणिपुर के साथ सॉरी म्यांमार के साथ जो है ना अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो मेरे साथियों यहाँ पे डी ऑप्शन को आप लोग सही कर लीजिएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट डज नॉट शेयर ए बॉर्डर विथ म्यांमार। तो आप लोग यहाँ पे मेघालय को सही करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। डी ऑप्शन भाई सही चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे फ्रेंड्स, देख लीजिएगा। तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। तो सीपी कला है। आप लोगों को हम जब क्लास शाम को ले रहे थे तो उसमें बताए थे रोहतांग दर्रा भी है और बाडा लाचा दर्रा भी है। लेकिन फ्रेंड्स बोम्बीडाला जला यहाँ पे देख रहे हैं ना, बोम्बीडाला ये दर्रा जो है भैया नहीं है, हिमाचल प्रदेश में ये दर्रा नहीं हो जाएगा। तो मेरे भाई डी ऑप्शन को आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग माउंटेन पास इन दी लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो बोम्बीडाला का आप लोग सही करिएगा, डी ऑप्शन सही जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसके आगे बात करेंगे चौथे प्रश्न पे कि निम्न में से कौन सा आदिवासी समुदाय जो है निगरिट प्रजाति का है। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, बहुत मस्त प्रश्न है भाई कि निम्न में से कौन सा आदिवासी समुदाय जो है निगरिट प्रजाति का। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पे अगर सेमांग की बात करेंगे ना फ्रेंड्स, ये सही जाएगा। इसका सही जो जवाब होगा सेमांग आप लोग सही कर लीजिएगा ना, क्योंकि निगरिट प्रजाति का कौन सा है तो सेमांग हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे भी आप लोग सही कर सकते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रिबल कम्युनिटीज बिलोंग टू दी निग्रो रिल्स। तो यहाँ पे आप लोग निग्रो रिल्स को कर लीजिएगा सेमोंग, ठीक है फ्रेंड्स। मेरे भाई यहाँ पे सी ऑप्शन चला जाएगा सही। इसके आगे बात करेंगे भाई, अगला प्रश्न है 5 नंबर के दिए गए विकल्पों में से कौन जो है गांधीवाद अर्थव्यवस्था का मूल शब्द माना जाता है। ये भी प्रश्न बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर केंद्रीकृत उत्पादन की बात करेंगे, आत्मनिर्भरता और विकेंद्रीकृत उत्पादन की बात करेंगे तो मेरे भाई ये जो तीनों विकल्प दिया गया है ना, ये गांधीवाद की अर्थव्यवस्था का मूल शब्द माना जाता है। तो यहाँ पे आप लोग जो है डी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा, ओके।
इंग्लिश वाले भाई आप लोग भी देख सके हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द की टर्म ऑफ गांधी इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव को सही कर लीजिएगा, सेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन, डिक्रिलाइजेशन प्रोडक्शन और सेल्फ रिलायंस। इसके आगे बात करेंगे, 6 प्रश्न है। 6 नंबर जो प्रश्न है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति, जिसको SEZ पॉलिसी के नाम से जानते हैं, जिसको स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन बोला जाता है, ये किस वर्ष जो है लाया गया था। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, ठीक है। ये 2000 में लाया गया था। कब लाया गया था? 2000 में लाया गया था। इन विच ईयर वाई दी स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन पॉलिसी इंट्रोड्यूस। तो यहाँ पे आप लोग 2000 को सही कर लीजिएगा, 2000 यहाँ पे सही चला जाएगा। अगला प्रश्न है भाई, यहाँ पे देखिए 7 प्रश्न है कि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब किया गया था। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब किया गया था? तो फ्रेंड्स 1985 में किया गया था, 1985 में किया गया था, ठीक है। 1985 में किया गया था। मेरे आप लोग इंग्लिश वाले भाई आप लोग भी सी ऑप्शन को सही करिएगा। 8 प्रश्न की अगर बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम तत्वों को धातु और अधातु नामक 2 वर्गों में वर्गीकृत किया था। बहुत प्यारा सा प्रश्न ये भी है भाई कि कौन भाई वैसे थे वैज्ञानिक जो थे जिनको धातु मेटल्स और नॉन मेटल्स को अलग करने का प्रयास किया था, वर्गीकृत किया था, ठीक है। तो उनका नाम था बर्जिलियस था। उनका नाम क्या था मेरे साथियों? बर्जिलियस था। ऑप्शन ए आप लोग सही कर लीजिएगा। तो हु आर दी फर्स्ट क्लासीफाई एलिमेंट्स इनटू 2 ग्रुप्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स? तो ब्रेजिलियस यहाँ पे सही चला जाएगा। अगर बात करेंगे 10 प्रश्न पे, अरे भैया 9th के बाद 10th आ गया। अच्छा, ऑप्शन यहाँ पे फ्रेंड्स टाइपिंग करने में मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। हम फटाफट टाइप ही किए हैं भाई। यहाँ पे 10 प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किससे बनाया गया था जाता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से किससे बनाया जाता है? तो मेरे भाई याद रख लीजिएगा, ये जिप्सम से मिलकर बनता है। किससे बनता है? जिप्सम से। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग? तो जिप्सम आप लोग यहाँ पे सही करिएगा, सी ऑप्शन सही जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसके आगे बात करेंगे भाई 11 नंबर जो प्रश्न है कि हीरा निम्न में से किसका अप्रूप है। हीरा जो है निम्न में से किसका अप्रूप है? याद रखना होगा, ग्रेफाइट का है ना भाई। सॉरी, ग्रेफाइट नहीं नहीं मतलब कार्बन का हो जाएगा ना। हीरा जो है किसका अप्रूप है? कार्बन का हो जाएगा। कार्बन का जो 2 अप्रूप होता है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, हीरा भी है और यहाँ पे ग्रेफाइट दिया गया है, ठीक है। तो इसे ध्यान में रख लीजिएगा। तो डायमंड इज एन अल्ट्रोप ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग? तो कार्बन को आप लोग भी सही करिएगा भाई। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा 12 प्रश्न। 12 जो प्रश्न है कि सुपरसोनिक जेट की चाल होती है। सुपरसोनिक जेट की जो चाल होती है ध्वनि के वेग से कम होती है। सुपरसोनिक जेट की जो चाल होती है फ्रेंड्स, ये ध्वनि के वेग से कम होती है। यहाँ पे आप लोग मेरे भाई बी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग भी मेरे साथियों इंग्लिश वाले भाई लेस देन द स्पीड ऑफ साउंड को आप लोग सही करिएगा, बी ऑप्शन भाई सही चला जाएगा। इसके आगे बात करेंगे 13 प्रश्न पे। 13 प्रश्न है भाई कि विद्युत गति की इकाई निम्न में से कौन सा है। विद्युत गति की बात किया है तो आप लोग वोल्ट को सही करिएगा। क्या करना होगा मेरे साथियों? वोल्ट को आप लोगों को सही करना होगा। ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। विद्युत गति की एक यूनिट क्या होती है? तो वोल्ट होती है, ठीक है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो वोल्ट को आप लोग सही करिएगा, वोल्ट यहाँ पे सही चला जाएगा। ओके मेरे भाई, चलिए ठीक है। यहाँ पे अगर बात करेंगे 14 प्रश्न पे कि 100 डिग्री सेल्सियस निम्न में से किसके बराबर होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है ये 212 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? तो 212 फ़ारेनहाइट के बराबर जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखना होगा। तो मेरे भाई आप लोग भी 212 फ़ारेनहाइट को सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे भाई, यहाँ पे 15 प्रश्न है कि समतल दर्पण में वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखा गया है तो उसका जो प्रतिबिंब जो होगा और वस्तु की दूरी होगा ये कितना होगा। बहुत अच्छा सा प्यारा सा प्रश्न है। तो 4 मीटर होगा। कितना होगा भाई? 4 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और इंग्लिश वाले भाई आप लोग भी यहाँ पे 4 मीटर को सही कर लीजिएगा ना कि यहाँ पे एन ऑब्जेक्ट है इज प्लेस 2 मीटर अवे फ्रॉम द प्लेन मिरर, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज? तो 4 मीटर यहाँ पे सही चला जाएगा। अगर बात करेंगे 16 प्रश्न पे कि वर्षा की बूंद गोलाकार होने का कारण क्या होता है। तो वर्षा की बूंद का जो गोलाकार होने का रीजन होता है वह होता है श्यानता। क्या होता है मेरे भाई? श्यानता। अरे भैया ए हो, श्यानता नहीं पृष्ठ तनाव होता है। हमने सोचा सी ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है, लेकिन पृष्ठ तनाव को आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सी ऑप्शन होना चाहिए। तो वर्षा की बूंदे जो होती है गोलाकार होने का रीजन क्या है? तो पृष्ठ तनाव का आप लोग सही कर लीजिएगा। हिंदी में थोड़ा सा भाई टाइपिंग जो फास्ट होता है ना तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है, लेकिन इंग्लिश तो फटाफट हो जाता है ना, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होता है। आप लोग यहाँ पे सरफेक्स टेंशन को सही कर लीजिएगा।
अगर बात करेंगे देखिए साथियों, यहाँ पे भी उसी तरह का हो गया है, ठीक ना। तो यहाँ पे भी बात करेंगे कि नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुंह करके बैठा यात्री एक गेंद ऊपर की ओर उछालता है तो गेंद वापस आएगा तो यात्री के हाथ में आएगा। जब हम लोग फिजिक्स पढ़े थे, सर जी हम लोगों को 10 क्लास में भाई पढ़ा रहे होंगे, तो उस समय ये चीज सर जी बहुत अच्छे तरीका से बताए भी होंगे, ठीक ना। तो यात्री के हाथ में हो जाएगा, ये बी ऑप्शन है भाई, और ये जो है सी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आप लोग भी यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए को सही कर लीजिएगा, उसके हाथ में आ जाएगा। 18 प्रश्न की बात करेंगे कि परावर्ती क्रियाओं का संचालन निम्न में से कौन करता है। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। देखिए साथियों, परावर्तित क्रियाओं का संचालन निम्न में से कौन करता है, तो मेरे भाई याद रख लीजिएगा, वह करता है रीढ़ यानी रज्जु करता है। कौन करता है? रीढ़ रज्जु करता है, ठीक है। यहाँ पे साथियों सी ऑप्शन को सही करिएगा, ये बी है भाई और ये सी है, ठीक है। रीढ़ रज्जु को सही कर लीजिएगा। यहाँ पे मेरे साथियों ये भी आप लोग सही कर लीजिएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही चला जाएगा। अगर 19 प्रश्न की बात करेंगे कि एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का द्रव्यमान लगभग कितना होता है, याद रखना होगा मेरे साथियों, होता है कितना? 1400 ग्राम होता है। कितना होता है? 1400 ग्राम होता है, ठीक है। ये बी ऑप्शन है भाई, ये सी ऑप्शन है, इसे आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया। 1400 ग्राम को आप लोग मेरे साथियों सही कर लीजिएगा ना, बी ऑप्शन सही जाएगा। व्हाट इज दी एप्रोक्सीमेट मास ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इन एन एडल्ट, तो 1400 ग्राम का होता है, 1400 ग्राम का होता है। ओके भाई, अगर 20 प्रश्न की बात करेंगे फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है, परिवर्तित कर देता है, ठीक है, इस तरह से परिवर्तित करता है। ओके भाई, तो निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित कर देता है? प्यारा सा प्रश्न है, ईस्ट को हम लोग सही करेंगे, यहाँ पे ईस्ट हो जाएगा ना। तो विच एंजाइम कन्वर्ट ग्लूकोज इन एथेनॉल, तो ईस्ट को आप लोग सही करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, यहाँ पे जो 21 प्रश्न है कि पचा हुआ भोजन किसकी दीवारों के द्वारा अवशोषित किया जाता है। क्या किया जाता है मेरे साथियों? पचा हुआ भोजन किसकी दीवारों के द्वारा अवशोषित किया जाता है, तो भाई याद रख लीजिएगा इलियम के द्वारा। किसके द्वारा भाई? इलियम के द्वारा, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा। आप लोग भी साथ ही जो है डी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। इसके आगे बात करेंगे साथी, 22 प्रश्न है कि डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई कितनी होती है साथी। तो डीएनए में जो एक हेलिक्स की लंबाई होती है साथी, वह होती है 34 ए होती है। कितना होती है भाई? 34 ए होती है ना। यहाँ पे भी 34 ए को आप लोग सही करिएगा। अरे भैया देखिए, यहाँ पे ए नहीं होगा, एंगस्ट्रम होता है, ठीक है, क्योंकि डीएनए में हेलिक्स की लंबाई की बात क्या है, तो यहाँ पे एंगस्ट्रम हो जाएगा, क्योंकि एंगस्ट्रम जो होता है यहाँ पे एक एंगस्ट्रम को सूचित करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट, तो यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को हम लोग सही करेंगे। 24 प्रश्न है भाई कि यदि भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो उपराष्ट्रपति भी देश से बाहर हो, तो उस समय राष्ट्रपति जी का कार्यभार कौन संभालेगा। देखिए कितना प्यारा सा प्रश्न है। सीधा सी अगर बात करेंगे भाई, यहाँ पे प्रश्न पूछने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए भारत के राष्ट्रपति जी तो हैं, तो हमारे देश के कार्यभार संभालते हैं, अगर वह चले जाते हैं, अनुपस्थित है, ठीक है, कहीं चले जाते हैं, उसके दौरान मेरे भाई उपराष्ट्रपति भी उपस्थित वहां पे नहीं रहते हैं, तो मेरे साथी इसका कार्यभार कौन संभालेगा, तो जो सर्वोच्च न्यायालय का मेरे साथियों मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना, इसका कार्यभार संभालेंगे। कौन संभालेंगे? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जो है न्यायाधीश संभालेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरे भाई आप लोग यहाँ पे भी सी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। मस्त प्रश्न था भाई, ध्यान रख लीजिएगा। ओके, अगर 25 प्रश्न की बात करेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। प्यारा सा प्रश्न है, बताया भी है बहुत ज्यादा। तो 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है भाई समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मेरे भाई आप लोग 42 जो अमेंडमेंट एक्ट दिया गया है ना, बी ऑप्शन में, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। इसके आगे बात करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है 26 की भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है। अच्छा सा प्रश्न है, किस आर्टिकल के तहत हुआ है भाई, तो याद रखना होगा उस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 35, ठीक है। आर्टिकल जो 35 है ना भाई, इसी के अंतर्गत जो है कैबिनेट शब्द का प्रयोग जो है केवल एक जगह किया गया है, ठीक है। तो डी ऑप्शन को आप लोग सही करिएगा, आर्टिकल 35 सही जाएगा।
अगर बात करेंगे 27 प्रश्न पे कि निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है, तो प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है फ्रेंड्स किसको, महान्यायवादी को माना जाता है। किसको माना जाता है, तो महान्यायवादी को जो है प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, यानी हु इज कंसीडर द फर्स्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे अटॉर्नी जनरल को सही करिएगा, महान्यायवादी को सही करना होगा। आगे बात करेंगे भाई, यहाँ पे 28 प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किसको एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया, एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया है। तो भैया स्वतंत्रता और समाज को तो किया गया है, धर्मनिरपेक्ष को भी किया गया, प्रजातंत्र को भी किया गया। अरे अच्छा, समाजवाद और समानता की बात करेंगे, ये भी सही जाएगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता दिया गया ना भाई, इसको सम्मिलित नहीं किया गया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स डी ऑप्शन को आप लोग सही कर लीजिएगा भाई। ओके, और इंग्लिश वाले भाई आप लोग भी सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म को आप लोग सही करिएगा भाई, डी ऑप्शन आप लोग भी सही कर सकते हैं। 29 प्रश्न है भाई, देख सकते हैं कि प्रथम आपात स्थिति की घोषणा किसके समय के लिए की जा सकती है, कितने समय काल के लिए किया जा सकता है ना, सीमित किया जा सकता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई, ठीक है। तो मेरे भाई आप लोग ए ऑप्शन को सही करिएगा, 6 माह के लिए, ठीक है भाई। कितना माह के लिए, 6 माह के लिए ना, आप लोग भी 6 मंथ को सही करिएगा फ्रेंड्स। अब भाई जो है मेरे साथी, यहाँ पे अगर 30 प्रश्न की बात करेंगे कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिए थे, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। तो ये दिए थे सारनाथ में दिए थे। कहाँ पे दिए थे, जो धर्म चक्र प्रवर्तन होता है, उपदेश होता है, वही चीज होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो सारनाथ यहाँ पे सही कर लीजिएगा, सार। उसी तरह महात्मा बुद्ध जो थे, पहला जो उपदेश दिए थे भाई, कहाँ पे दिए थे, सारनाथ में दिए थे ना। यहाँ पे बी ऑप्शन साथियों सही चला जाएगा। और मेरे इंग्लिश वाले प्यारे साथी आप लोग भी सारनाथ को सही कर लीजिएगा। ओके साथी, अगर 31 प्रश्न की बात करेंगे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र फ्रेंड्स, तो याद रख लीजिएगा 15 अधिकरणों में विभाजित है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ना भाई, ये 15 अधिकरणों में विभाजित है। तो यहाँ पे कौटिल्य अर्थशास्त्र देख सकते हैं, हो जी सेक्शन आरती दे रहे हैं कौटिल्य अर्थशास्त्र। तो यहाँ पे हम लोग 15 को सही कर लेंगे, 15 सही चला जाएगा। ओके, इसके आगे बात करेंगे 32 प्रश्न पे कि अजात शत्रु निम्न में से किस वंश से संबंधित है भैया, तो ठीक है, बिलोंग करते थे अजात शत्रु, तो हर्यक वंश से थे। किस वंश से रिलेटेड थे भाई, हर्यक वंश से रिलेटेड है, ठीक है। तो अजात शत्रु बिलोंग्स विच डायनेसिटी, तो आप लोग हर्यक वंश को सही करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे भाई, 33 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं था पूछा गया है ना। तो बनर्जी तो थे, व्हीलर भी थे, वत्स भी था, लेकिन स्मिथ जो थे फ्रेंड्स है, इनके उत्खनन से रिलेटेड नहीं माना जाता था, ठीक है। तो डी ऑप्शन को आप लोग सही कर लीजिएगा, बी ए स्मिथ जो दिया गया है डी ऑप्शन में, इसे हम लोग कर लेंगे सही आंसर। ओके फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे मेरे साथी, देख लीजिएगा। अगर 34 प्रश्न की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, बहुत बढ़िया प्रश्न है ना, 1932 में हुआ था। तो भैया याद रखना होगा, वह हुआ था, तीसरा हुआ था। कब हुआ, कौन सा हुआ था, तीसरा हुआ था ना, कि विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 1932। तो थर्ड को आप लोग सही करिएगा, थर्ड ऑप्शन सही जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके आगे बात करेंगे मेरे साथी, आगे देख लीजिएगा। 35 प्रश्न है कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। कौन सा आंदोलन जो है बंग भंग आंदोलन के बाद शुरू हुआ था, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। विच मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर द प्लेटिनियम ऑफ बंगाल को करेंगे, तो स्वदेशी मूवमेंट इज राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, इसके आगे मेरे साथ ही बात करेंगे भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। भारतीय क्रांति की जननी मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को बोला जाता है, ठीक है। मैडम भिखाजी रुस्तम खामा को जो है भारतीय क्रांति की जननी के नाम से जाना जाता है। तो हु इज द कॉल्ड ऑफ मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, तो मैडम भिखाजी कामा को आप लोग सही कर लीजिएगा, ऑप्शन ए सही जाएगा। 37 प्रश्न की बात करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रवर्ती संस्था निम्न में से कौन सी थी, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, ठीक है। याद रख लीजिएगा, इंडियन एसोसिएशन था। कौन था भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था कौन थी, इंडियन एसोसिएशन था, ठीक है। आप लोग भी यहाँ पे इंडियन एसोसिएशन को मेरे भाई मेरे साथी आप लोग सही कर लीजिएगा। 38 प्रश्न की बात करेंगे, भारत में कागज का प्रयोग जो है सर्वप्रथम कब से प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो ये कागज का जो प्रारंभ हुआ था 12वीं शताब्दी प्रारंभ हुआ था, ठीक है। याद रखना होगा, भूलना नहीं होगा।
12वीं शताब्दी से कागज का सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। तो व्हेन डिड द यूज ऑफ पेपर स्टार्ट इन इंडिया, तो 12 सेंचुरी को सही कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे 39 प्रश्न की शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री के नाम से किसे जाना जाता था। ठीक है, विदेश मंत्री के नाम से भैया किसे जाना जाता था फ्रेंड्स, तो सुमंत को बोला जाता था। किसको? सुमंत को। ठीक है, डी ऑप्शन आप लोग सही करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे भाई, देख लीजिएगा 40 नंबर प्रश्न है कि रूस एवं फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। रूस और फिनलैंड की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा होता है उसको मेनरहीम सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है। कौन सा? मेनरहीम सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है। तो सी ऑप्शन साथियों यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन बिटवीन रसिया एंड फाइनल काल। तो आप लोग यहाँ पे मेनरहीम लाइन को सही कर लीजिएगा। इसके आगे बात करेंगे फ्रेंड्स 31 प्रश्न है, देश और इनके जो है राष्ट्रीय पंछी का नाम दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे जापान की आयरिश है। ठीक है, कनाडा का फ्रेंड्स गंजा ईगल, भारत का तो आप लोगों को पता है ना, भारत का क्या होगा? बाघ होगा, ऑस्ट्रेलिया का क्या होगा? कंगारू होगा। तो ए का तो चौथा चला गया, बी का तो मेरे भाई दूसरा गया, 4-2 यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया गया है ना, हम लोग यहाँ पे सही कर लेंगे। तो जापान का क्या होगा भाई? जापान का तो यहाँ पे इसको चौथा को सही कर लीजिएगा। कनाडा को तो बाल्ड ईगल सही जाएगा। इंडिया का, अरे भैया इंडिया का टाइगर होगा ना, ऑस्ट्रेलिया का क्या होगा? कंगारू। तो सी ऑप्शन आप लोग सही कर लीजिएगा मेरे भाई। 42 प्रश्न की बात करेंगे कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है। तो विश्व बौद्धिक संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है भाई? तो स्विट्जरलैंड। मेरे साथ ही सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड। तो आप लोग स्विट्जरलैंड को सही कर लीजिएगा। ओके साथी, इसके आगे बात करेंगे साथी 43 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था। सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं थे चौधरी चरण सिंह। कौन से भाई? चौधरी चरण सिंह नहीं थे। ठीक है, तो सी ऑप्शन आप लोग सही कर लीजिएगा मेरे भाई, चौधरी चरण सिंह नहीं थे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे मेरे साथ ही, आप लोग देख सकते हैं 44 प्रश्न है कि विश्व प्रवासी पंछी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है ना, विश्व प्रवासी पंछी दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। ऑन विच डेट इज द वर्ल्ड मेजोरिटी बर्ड डे ऑब्जर्व। तो 8 मई को सही करेगा, 8 मई सही जाएगा। आगे बात करेंगे 45 प्रश्न है कि गिद्ध संरक्षण परियोजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। तो भैया 2006 में किया गया था। कब किया गया था मेरे भाई? 2006 में। तो आप लोग भी इंग्लिश वाले भाई, आप लोग भी 2006 को सही कर लीजिएगा। आगे बात करेंगे 46 प्रश्न है कि भारत में पारिस्थितिकी का जनक जो है किसे माना जाता है। पारिस्थितिकी का जनक, जिसे फादर ऑफ इकोलॉजी बोला जाता है ना, ये किसको बोला जाता है फ्रेंड्स? तो ये बोला जाता है मेरे भाई रामदेव मिश्रा को बोला जाता है। किसको? रामदेव मिश्रा को बोला जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे रामदेव मिश्रा सही जाएगा। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स 47 प्रश्न है, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है, तो याद रख लीजिएगा वह हो जाएगा बहुफसलीय योजना। बहुफसलीय जो योजना होता है ये भूमि सुधार का हिस्सा नहीं माना जाता है, जिसको हम लोग मल्टीपल क्रॉपिंग स्कीम के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन सही जाएगा। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स साथ ही 48 प्रश्न पे पुस्तक और यहाँ पे लेखक का नाम दिया गया है और पूछा जा रहा है कि भैया हम इसको अच्छे से मिलान करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए साथी, यहाँ पे हम डायरेक्ट मिलान कर देते हैं मेरे भाई। यहाँ पे कुछ चीज दिया नहीं है। हाँ ठीक है, हम यहाँ पे सीधा, अच्छा यहाँ पे क्या कर रहा है, सुमेलित नहीं है ना भैया, क्या पूछा गया है? थोड़ा सा देखा, यहाँ पे पूछा गया निम्नलिखित पुस्तक और उनके लेखक में कौन सुमेलित नहीं है पूछा गया है। सॉरी, हमने सोचा कि ऑप्शन वाला मिलान करने वाला है। लीडर्स तो यहाँ पे सही जाएगा ना। लीडर्स जो है रिचर्ड निक्सन का हो जाएगा। गांधी एंड स्टालिन लुइस फिशर। इन सर्च ऑफ गांधी बहुत बढ़िया है, ये रिचर्ड एंटन बरो का जाएगा। वार एंड पीस जो है एडमस थॉमस का नहीं है। वार एंड पीस जो है एडमस थॉमस का नहीं होगा। यहाँ पे डी ऑप्शन, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे भाई, हम लोग डी ऑप्शन को सही कर लेंगे। ठीक है, ओके भाई। इसके आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे यहाँ पर भी आप लोग वार एंड पीस जो है ये सही नहीं जाएगा, गलत जाएगा। यहाँ पे 49 प्रश्न की बात करेंगे कि निशांत बाग निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, सिचुएटेड है भाई। तो जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी इज निशांत बाग लोकेटेड, ये कहाँ पे हो जाएगा? तो जम्मू कश्मीर को आप लोग सही करिएगा मेरे भाई। साथ ही
बी ऑप्शन सही जाएगा। और एक लास्ट प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है भाई, यहाँ पे 50 प्रश्न है कि वायुसेना के दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मेरे साथियों गांधीनगर में। कहाँ पे? वायुसेना के दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहाँ पे? तो गांधीनगर में हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे बात करेंगे, वेयर दी हेड क्वार्टर्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स साउथ वेस्टर्न कमांड लोकेटेड? गांधीनगर। क्या होगा? गांधीनगर, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये बहुत सारे प्रश्न जो अभी 50 प्रश्न अगर आते हैं डेली, तो ये चीज़ आप लोग के लिए इंपॉर्टेंस होता है। चाहे आप जो भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, लेक्चर को पूरा देखिए, वीडियो को शेयर करिए, ठीक है फ्रेंड्स। मिलेंगे भाई अगले नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक यू आप लोगों को।